जब मैं आया तो कराची में 29 फर्टैलिटीज़ हुई हुई थी, इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ्स हुई हुई थी करंट लगने से। तो मैंने आके पहले दिन सुबह जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे इंजीनियरिंग के क्लास फेलो हैं इम्तियाज़ बलूच साहब, उनसे मैंने पूछा, वो मेरे डायरेक्टर जनरल लाइसेंसिंग थे, कि आपको पता है कि 29 फर्टैलिटीज़ हुई हुई हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल पता है। तो मैंने कहा कैसे पता चला? उन्होंने कहा टीवी से। फिर वो एक दिन सारे बैठे, उन्होंने कहा ऐसे ही चलाना है कि वो मुल्क तो ऑलमोस्ट डूबने के करीब। उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल। मैंने कहा फिर नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नो पर्सनल इन्फ्लुएंस, और उन्होंने चीज़ों को ठीक किया और आज उनके लॉसेस 7.5%। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स आज टर्मिनेट कर दें, अगर आप उनको जितना बनता है वो दे दें, लेकिन आपके पैसे नहीं है। मसला तो सबसे बड़ा ये है। बात फिर वही आ जाती है थ्योरी की और प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकली आप यू नॉट कैश रिच। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर वो प्लांट बंद करके रखती है, उसकी क्या वजह है? किस चीज़ ने ये फिनोमेना क्रिएट किया? हमारी रॉन्ग अजम्पशंस, हमारी रॉन्ग प्रोजेक्शंस। हमने एज्यूम किया था कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी 7% पे, उस हिसाब से हमने धड़ाधड़ प्लांट्स लगाए। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने इम्पोर्टेड फ्यूल बेस्ड प्लांट्स लगाए। Hello and warm welcome to another show. This show is being brought to you by Alternate Development Services. Alternate Development Services is a research and training firm that specializes on environmental conservation, climate change, and development. So, आज के इस शो में हमारे गेस्ट हैं तौसीफ हसन फारूकी साहब, who is a former chairman NAPRA. Thank you so much for joining us, Chairman साहब. How are you doing? I'm doing fine. Thank you very much for having me. Thank you. सर, नेपरा के साथ आप नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेशन अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी समझा जाता है, डू यू थिंक कि वाकई ये इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल जी, एज इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए इसको। जब मैं आया 2019 के अंदर, तो 5 अगस्त 2019 को मैंने टेक ओवर किया। तो जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा महसूस की कि एज इफ दिस अथॉरिटी वाज ईदर वी वर स्लीपिंग और वी वर डेड। तो ये चीज़ मैंने बड़ी महसूस की कि जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का फंक्शन होना चाहिए वो ये नहीं कर रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूट तो ये एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तौर पे हुई थी, लेकिन अगर वो अथॉरिटी जिसको कि बड़े सख्त फैसले करने चाहिए और वी आर द कस्टोडियन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, उस पर फैसले करने चाहिए और एक हार्मनी क्रिएट करनी चाहिए, इंटीग्रेशन क्रिएट करनी चाहिए विद इन द सेक्टर। आपको पता है पावर सेक्टर के अंदर 3 मेजर सब सेक्टर्स होते हैं, जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और मैं एक चौथा ऐड करता हूँ, इनोवेशन होता है। इन सब को लेके चलना अथॉरिटी का काम है। फिर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है जो कि पॉलिसी मेकर है, उनके साथ फिर CCI है जिसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसको हम रिपोर्ट करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, 4 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें और 2-3 मिनिस्टर्स होते हैं। तो नेपरा, अगर आप कोई मुझसे पूछता है कि आपका बॉस कौन है, तो बेसिकली नेपरा में बीइंग चेयरमैन और मेरे 4 मेंबर्स, 1 फ्रॉम ईच प्रोविंस, हम वी डोंट हैव एनी बॉस पर से, हम वी आर द बॉसेस इटसेल्फ। लेकिन अगर हमारी कोई रिपोर्टिंग लाइन है तो वो CCI को है। तो ये चीज़ मैंने बड़ी महसूस की कि हम 5 फेजेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या रेगुलेटरी अथॉरिटी की पर से। एक ये है कि आप डेड हैं या लाइव हैं, दूसरा ये कि आप पैसिव हैं, तीसरा ये कि आप एक्टिव हैं या रिएक्टिव हैं, और फिर आप प्रोएक्टिव हैं। तो आप ये 5 फेजेस मैंने नेपरा की देखी कि इधर वी वर डेड, वी वर एक्सट्रीमली पैसिव, वी वर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, I try to make this organization active, और उसके बाद on the way to becoming proactive। कैसे? थ्रू डिजिटलाइजेशन के जितने ये सेक्टर्स है, जनरेशन का अलग मैंने एक आप समझे कि एक वेबसाइट बनाई, एक पोर्टल के थ्रू रिपोर्टिंग शुरू करवाई, ट्रांसमिशन की अलग करवाई, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की अलग करवाई, ताकि ये ना हो। यानी कि पहला दिन मैंने क्यों कहा कि आई फाउंड इट टू बी डेड, जब मैं आया तो कराची में 29 फर्टैलिटीज़ हुई थी, इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ्स हुई थी करंट लगने से। तो मैंने आके पहले दिन
सुबह जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे इंजीनियरिंग के क्लास फेलो हैं इम्तियाज़ बलोच साहब, उनसे मैंने पूछा, वो मेरे डायरेक्टर जनरल लाइसेंसिंग थे, कि आपको पता है कि 29 फर्टैलिटीज़ हुई हुई हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल पता है। तो मैंने कहा कैसे पता चला? उन्होंने कहा टीवी से। तो मैंने कहा टीवी से तो पूरी दुनिया को पता चला, वी आर द पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो मैंने कहा 15 दिन गुजर गए, आपके पास कोई फॉर्मल रिपोर्ट आई है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो अपॉलॉजीज फॉर माई बैड लैंग्वेज, लेकिन उसी वक्त मेरे मुंह से निकला कि लख दी लानत भी ऐसे पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी पे कि अगर आपको 15 दिन गुजरने के बाद कोई फॉर्मल रिपोर्ट नहीं आई। तो उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ 5 मिनट के बाद टेकिंग ओवर कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ डेड ऑर्गेनाइजेशन, जो काम हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। इससे दो फीलिंग्स आई, एक ये कि बहुत बुरे हालात, दूसरी सबसे अच्छी फीलिंग ये आई, देयर इज सो मच आउट देयर टू डू, बहुत कुछ है करने को अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अचीव किया। उसके बाद केई को हाईएस्ट फाइन लगाया, उनसे रिकवरीज करवाई, 35 लाख रुपए पर पर्सन जो डिसीज थे उनको दिलवाए, नेक्स्ट ऑफ उनको जॉब दिलवाई। तो इस मॉडल को पूरे पाकिस्तान में रोल आउट किया। तो पूरे पाकिस्तान में आप समझ लें कि उस वक्त शायद 73-74 साल हो गए थे पाकिस्तान को बने हुए। पूरे पाकिस्तान में कोई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर जो है वो HSE या सेफ्टी का डायरेक्टरेट नहीं था, तो वो बनवाए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास कोई मॉनिटरिंग या कोई उसका आप समझे रिमीडिएशन का तरीका नहीं है कि कैसे स्टॉप किया जाए सिक्योरिटी या सेफ्टी के जो एस्पेक्ट्स थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट किया। तो इससे मैं आपको बताने का मकसद आपको ये है कि एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। तो theoretically yes we were supposed to be independent, we were independent, लेकिन practically we were not doing anything to make ourselves present as an independent regulatory authority। सर जब आपने बात की कि आप इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे बाद में, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है वो डेड था, लाइक ऑलमोस्ट डेड था, तो कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि आपकी पावर्स को इंक्रोच कर रहे थे? लाइक वुड यू लाइक टू नेम देम, या वो बताएंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो जिस आपके रिलेटेड? तो एक पावर डिवीजन है, उसके अलावा मेरे ख्याल से NTDC तो अंडर आपके काम करती है, नेपरा के। नॉट एग्जैक्टली अंडर, लेकिन हाँ मतलब वो लेकिन कौन कौन से, और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री भी इंक्रोच कर रही होगी पावर्स को। तो जब ये पावर्स को इंक्रोचमेंट होती है, अब हम पाकिस्तान के और इंस्टीट्यूशंस की भी देखें, खास तौर पर आपने नेपरा का एक्सपीरियंस आप बताएंगे कि तो वो उससे क्या होता है? देखिए मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पावर्स को इनकरोच कर रहा था। मेरा ख्याल ये है कि हम लोग खुद ही अपना काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो अगर आपका एक काम है वो आप खुद ही नहीं करेंगे तो फिर आप किसी को क्या ब्लेम दे सकते हैं? ये ठीक है ना जी। आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा स्ट्रांग होकर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। और जब भी आप अपना खला छोड़ देंगे ना, वैक्यूम छोड़ देंगे, तो फिर लोग आके उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो किसी को ब्लेम करता ही नहीं। अगर somebody has to be blamed तो वो नेपरा अथॉरिटी खुद है। मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह चार्ज लिया और मैंने अपना काम शुरू किया, तो जितने आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस थे वो सबको मैंने बिल्कुल कॉम्बैट किया, उनको चैलेंज किया और अपनी अथॉरिटी को पूरा एंजॉय किया। और जो डिसीजन मेकिंग की अल्हम्दुलिल्लाह, वो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े डिसीजन नहीं लिए गए जो मैंने लिए अल्हम्दुलिल्लाह नेपरा में। और थैंक्स टू माई मेंबर्स, थैंक्स टू माई ऑफिसर्स फॉर सपोर्टिंग मी। अच्छा सर, एक CTBCM आपने इंट्रोड्यूस कराया जिसको आप कहते हैं कि गेम चेंजर है, और आप कहते हैं कि अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो तो पाकिस्तान का जो पावर के प्रॉब्लम्स हैं एटलीस्ट वो तो रिजॉल्व हो जाएंगे। सो व्हाट इज एक्चुअली CTBCM फर्स्ट, फिर आप बताएं कि वो कैसे जाके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जी, जस्ट टू गिव यू माय लिटिल बैकग्राउंड ताकि आपके ऑडियंस को पता हो कि हु दे आर एक्चुअली लिसनिंग टू। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ UET लाहौर से, फिर मैंने लम्स से MBA भी किया, और लम्स के 21 साल के बाद मैं आई वेंट बैक टू स्कूल, कोलंबिया बिजनेस स्कूल, और 21 साल के बाद मैंने वहाँ 1 साल का एग्जेक्टिव प्रोग्राम किया इन स्ट्रेटजी, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में। तो वहाँ बाकी इंस्टीट्यूट्स में और फॉर आईवी लीग या कोलंबिया बिजनेस स्कूल टाइप स्कूल में फ़र्क ये होता है कि वहाँ ओरिजिनल ऑथर्स ऑफ द बुक्स जो होते हैं, जिनकी किताबें सारी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं, वो आपको खुद पढ़ा रहे होते हैं अपनी किताबों से, अपने कॉन्सेप्ट्स, और फिर उसके बाद वो आपको साइन करके अपनी किताब देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी,
और एक लेसन जो वहाँ पे पढ़ा वो ये था कि दिस इज़ नॉट गवर्नमेंट्स बिजनेस टू डू बिजनेस। तो ये 4 साल मेरा 2019 से 2023 का मेरा मंत्रा यही था हर फोरम पे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हों, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे वो कोई भी फोरम, कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो ये सेक्टर्स को संभाल सके। और उनको बात ये समझाई कि एक दफ़ा जब तक कुछ चीज़ें हम ठीक नहीं करते हम ये पावर सेक्टर को फिक्स नहीं कर सकते। मैंने उनको फिलीपींस की एग्जांपल भी दी कि फिलीपींस में एट वन पॉइंट इन टाइम 44.5% लॉसेस थे। फिर वो एक दिन सारे बैठे, उन्होंने कहा ऐसे ही चलाना कि वो मुल्क तो ऑलमोस्ट डूबने के करीब। उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने कहा फिर नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नो पर्सनल इन्फ्लुएंस, और उन्होंने चीज़ों को ठीक किया और आज उनके लॉसेस 7.5%। क्या फिलीपींस किसी चीज़ के लिए मशहूर है दुनिया में अदर देन केयर गिविंग, या ठीक है उनका नर्सिंग में बहुत वो है। पाकिस्तान ने तो 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट काम किए हुए। न्यूक्लियर हमने अपना खुद सारा बनाया इंडिजिनस, फिर हमने JF थंडर बनाया हुआ है। वी आर सेकंड टू नन एज फार एज एंटी टेररिज्म इज कंसर्न। तो पाकिस्तान का एक नाम है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंट्री है हम पॉपुलेशन वाइज। तो हम अगर चाहें तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अलाउ करेंगे करप्शन को या पैरेलल इकोनॉमी जिसे मैं कहता हूँ कि, और या किंगडम विद इन किंगडम्स, तो वो फिर तो नहीं हो सकता। तो ये CTBCM का आपने सवाल पूछा, तो CTBCM कोई मेरा दिया हुआ आइडिया नहीं था। ये वापडा को जो 1992 में प्राइवेटाइज किया था यानी बंडल किया था, तो उस वक्त हमने कुछ ख्वाब देखे थे। उनमें एक ये था कि फौरी तौर पे इनको डिस्कोस को कॉर्पोरेटाइज करके फिर हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे। तो आज 30-32 साल हो गए, हमने ये काम नहीं किया। जब भी कोई आप काम हाफ हार्टेड करेंगे, जब भी आप कोई काम अद्दा पचीदा करेंगे, तो एग्जैक्टली रिजल्ट यही होगा। फिर एक ख्वाब ये देखा था कि हम अपनी होलसेल मार्केट जो है उसको ओपन अप कर देंगे। ये वो चीज़ है ख्वाब जो मैंने पूरा किया। CTBCM कंपैरेटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट। नाम बड़ा लंबा है पर काम बड़ा सिंपल सा है कि आप जिस तरह आप बाकी सेक्टर्स है आपके, आप कपड़े खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, आप दूध खरीदते हैं, इसमें कोई रेगुलेटर तो इन्वॉल्व नहीं है। और आपने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर ने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि आप आज से 30 साल पहले देखें तो 120 रुपये 3 मिनट की कॉल के कराची के चार्जेस होते थे। अगर आज के रेट पे आप लगाएं तो पता नहीं हज़ारों में बने। और आज आप सारी रात बात करते हैं फ़ोन पे तो सुबह पता चलता है कि आपको 2000 फ्री मिनट्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो हाउ दिस हैपेंड? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटिशन। तो आज पावर सेक्टर के अंदर भी टेक्नोलॉजी मौजूद है, प्रीपेड मीटर भी मौजूद है, आपकी नेट मीटरिंग, आपकी ये रिमोट मीटरिंग भी है, आपकी स्मार्ट मीटरिंग अवेलेबल है, AMIs हैं, AMRs हैं, लेकिन हम कंपटीशन नहीं आने दे रहे। तो मैंने CTBCM का मतलब यह है कि अगर आप बिजली खरीदना चाहते हैं, कोई आपको बिजली बेचना चाहता है, तो आपको यू डोंट नीड टू कम टू नेपरा, आप आपस में रेट डिसाइड करें, CPPAG के पास अब जाके रजिस्टर हो जाए और अपनी बाइंग एंड सेलिंग अपने आप खुद करें। क्योंकि हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इतनी ज़्यादा इस वक्त बिकॉज ऑफ अनकम्पैरेटिव कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतने परेशान है वो, और वो दुनिया में कम्पीट ही नहीं कर सकते। दुनिया में अगर आपको बिजली 4 से 7 सेंट की मिल रही है एंड यूज़र को, तो हम 14 सेंट की दे रहे हैं, कैसे अफोर्डेबिलिटी होगी? तो हमने ये दिया कि आप अभी ये इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ होलसेल मार्केट के लिए 3000 प्लस प्लेयर जो 1 मेगावाट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, कि वो अपनी फेट को अपने हाथ में लें और जाके वो ये B2B होगा, ये B2B होगा। ठीक है। तो ये कंज्यूमर तक का प्लान है जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसको रोल आउट कर देंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर्स पे पहले दिन से आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि जब आप सस्ती तरीन बिजली लेंगे किसी भी रिसोर्सेज से, और आपको पता है हमारा प्राइवेट सेक्टर डिस्पाइट ऑल ऑड्स दे आर माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। अभी कोविड के दिनों में दे आर मिंटेड मनी एक्चुअली। तो इनको बिजनेस का बल आता है, दे नो हाउ टू डू बिजनेस। तो ये बेस्ट सोर्सिंग करेंगे। जब इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी तो ये नेचुरल चीज सस्ती बेचेंगे, चाहे लोकल मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, और जॉब्स क्रिएट होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, बहुत सारी आपकी चीजें होंगी। तो ये मार्केट भी कंपेटिटिव होगी। एग्जैक्टली। अच्छा सर, इंडस्ट्री में आपने जैसे बात की कि मार्केट इस तरह से भी, क्योंकि सस्ती बिजली अगर मिलेगी तो चीज जो है वो सस्ती बनेगी और लोकली भी कंज्यूम होगी, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक टाइम पे हम सुना करते थे कि टेक्सटाइल को बिजली नहीं प्रोवाइड हो रही, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत बड़ा एक टेक्सटाइल सेक्टर है, सियालकोट में देखें पाकिस्तान का मैनचेस्टर है,
तो चले हमने इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स जो है वो एनर्जी के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर लिए, बट हम उनको कॉस्टली अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसा कि बांग्लादेश है, इंडिया है, टेक्सटाइल की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनको अगर इलेक्ट्रिसिटी वो कंपेटिटिव नहीं रहेगी उनकी मार्केट, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, क्या सिटी बीसीएम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? एग्जैक्टली ये सोल्यूशन दिया ही प्राइमरीली बिजनेस कम्युनिटी के लिए है। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा B2B मॉडल, तो फिर इसको B2C में भी ले जाए। और आइडिया ये है कि इसको जब ये सक्सेसफुल हो जाए, इसको रोल आउट कर दे। दुनिया ने ऐसे ही किया है, 1 से 5 साल पहले, 1-2-3 साल जो है वो चलाते हैं ये होलसेल मार्केट को, फिर ऐसा ऐसा रिटेल पे इसको रोल आउट कर देते हैं। तो आइडिया ये है, देखें, और मैंने एक और काम किया कि जितने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अभी हम लोगों ने लाइसेंस दिए हैं, उनके 20-20 साल के लाइसेंस खत्म हो गए थे, तो हमारी जो अथॉरिटी है उसने ये फैसला किया कि अब हम इनको नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे लाइसेंस देंगे। जिसका मतलब ये है कि अब किसी की कोई टेरिटरी डिफाइंड नहीं है। पहले लेस्को वाला ये कहता था कि अगर आप लेस्को की एक टेरिटरी डिफाइंड है तो उसमें कोई और प्लेयर नहीं आ सकता। अब हमने उनको जो लाइसेंस दिया उसमें कोई किसी वक्त भी आके वो उनकी टेरिटरी में चीजें बेच सकते हैं, क्योंकि अब किसी की कोई डिफाइंड टेरिटरी नहीं है। मतलब अगर इस्लामाबाद में आईएसको है, तो इस्लामाबाद में कोई और भी मैपको वाला भी आके यहाँ पे मैपको वाला या प्राइवेट सेक्टर आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई भी आए और वो आके ये सर्विस दे। देखिए, 2 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक है वायर बिजनेस और एक है आपका रिटेल या सप्लाई बिजनेस। ठीक है, तो रिटेल बिजनेस जो है, ये जो वायर बिजनेस, दैट विल स्टे विद द गवर्नमेंट। जो भी ओन करेगा गवर्नमेंट, इसको भी ओन करती है या प्राइवेटाइज भी हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी वो, जैसे फर्स्ट करें आप ये समझें कि हमने ये मोटरवे बनाई, मोटरवे सड़क वही रहेगी। आप चाहें तो गवर्नमेंट की बस पे ट्रैवल कर लें, आप चाहें तो प्राइवेट गाड़ी पर ट्रैवल करें। एक जमाने में आपको शायद, आप तो पता नहीं पैदा हुए हैं, छोटे होंगे, जीटीएस की बसेस होती थी गवर्नमेंट की, ठीक है, या गवर्नमेंट की और बसेस चला करती थी। अब आप देखें सड़क पे आपको शायद एक भी स्पेशली जो इंटरसिटीज वो बसेस हैं प्राइवेट है। बिल्कुल, रोड किसकी है? गवर्नमेंट की रोड। और गवर्नमेंट क्या कमा रही है? गवर्नमेंट आपको टोल टैक्स लेती है, उससे आपकी कमाई है। भाई, हमने बिलिंग चार्ज कर दिया कि आप अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आएँ, ये सड़क मौजूद है, इस पर गाड़ी चलाएं, छोटी गाड़ी चलाएं, बड़ी गाड़ी चलाएं, जितने भी आपको है पाकिस्तान के एक कोने से कोने, जिसमें जैसे आप मोटरवे पे जाते हैं, आपका दिल चाहे तो इस्लामाबाद से आप रवात में उतर जाएं, आपका दिल चाहे तो आप कहीं आगे जाके उतर जाएं, लाहौर चले जाएं या गुजरात, जहां आप उतरेंगे उतने पैसे आप दे दें। यही एग्जैक्टली सेम मॉडल है सिटी की से। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान के, मैंने थोड़ा सा उसको देखा है, आईटी सेक्टर से मैं रिलेटेड था, अगर कॉल सेंटर्स जो हैं पाकिस्तान में देखें, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन, लाइक यूएस में, यूके में, वो इलेक्ट्रिक कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं और वो उनकी बिजली जो है वो बेच रहे होते हैं। तो क्या वो पाकिस्तान में भी ऐसे आएगा कि आए आप हमारी बिजली खरीदें, आप हमारी, जैसे कि ये मार्केट अगर डेवलप होती है तो? एग्जैक्टली ये होगा। अभी आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर ने ऑलरेडी अपने आप को गियर अप करना शुरू कर दिया है। एंग्रो ने तो हमने वो स्पिन ऑफ कर दिया अपना बिजनेस, लेकिन उन्होंने 400 मेगावाट का जो है उसके लिए कस्टमर ढूंढ लिए थे उन्होंने। तो ऑलरेडी ये तो सिर्फ नेपरा में एक यूज ऑफ सिस्टम चार्ज की हेयरिंग हो चुकी है, उसका डिसीजन आना बाकी है। व्हीलिंग चार्ज क्या होगा, यानी कि वो टोल टैक्स क्या होगा जो गाड़ी जब चलाएंगे मोटरवे पे तो कि देंगे आप, वो टैक्स अभी डिफाइन होना है कि वो टैक्स डिटरमिन करेगा कि आप कितने कंपैरेटिव है। फर्स्ट करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, डिस्कोज ने 29 रुपये मांगे हैं, नेपरा उसको लाके कहीं मिडिल में कर देता है, फर्स्ट करें 15 रुपये कर देता है, और आप हाइड्रो से या सोलर से या विंड से 10 रुपये की बिजली दे देते हैं पर यूनिट। तो 10 में 25 अगले वगैरह, तो आपको फर्स्ट करें ऑन एवरेज 25 रुपये का यूनिट पड़ा। और आपको अगर वैसे यूनिट महंगा पड़ता है, और अगर मैंने भी सस्ता तरीन भी आप ले लें, कंबाइंड बास्केट प्राइस भी, तो 30 रुपये, तो 5 रुपये का आपको स्ट्रेट अवे फायदा हो जाएगा। तो 5 रुपये पर यूनिट इज अ ह्यूज नंबर। तो इसलिए सिटी बीसीएम मेरी नज़र में उसके फायदे के, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, अभी जितना लॉस होता है, तो गवर्नमेंट को बेतहाशा सब्सिडी देनी पड़ी। लास्ट ईयर आई थिंक दे गेव मोर देन 1000 बिलियन पावर सेक्टर वो नहीं देनी पड़ेगी, उनका मसला ख़त्म, वो प्राइवेट सेक्टर मैनेज करेगा। दूसरा, ये जो सर्कुलर डेट बिल्डअप हो जाता है, इससे उनकी जान छूट जाएगी। तो बेसिकली कोशिश ये है कि जो सॉवरेन गारंटीज वाला काम है, ये जो सब्सिडीज वाला काम है, ये जो सर्कुलर डेट को माउंट हो रहा है, इसको जो है ना वो गवर्नमेंट के शोल्डर से हटा के
वो कैपेबल पार्टी जो कि सारी दुनिया के बिजनेस मैनेज कर रही है, वो ये पावर का बिजनेस भी मैनेज करे। अच्छा सर, आपने बात की कि ये जो सर्कुलर डेट है, कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, तो क्या ये वेव ऑफ नहीं हो सकते, या किसी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको एक ही दफा अमाउंट दें? अगर मैं एक सपोजिशन में जा रहा हूँ कि हमारे पास इतना पैसा है, हम देते हैं, हम कहते हैं हमारी जान छोड़ो, हमारा जो कंज्यूमर है वो एट द एंड सफर कर रहा है क्योंकि अनपेरेबल हो गए हैं जिस तरह के बिल्स हैं। खास तौर पर इवन पहले ये होता था कि जो लोअर मिडिल क्लास थी वो भी सफर कर रही थी, लेकिन अब मिडिल क्लास भी, अपर मिडिल क्लास भी, इवन बिजनेसेस सफर कर रहे हैं। सो क्या हम इनको साइड पे करा सकते हैं? इज देयर एनी वे? जी बिल्कुल है। आप अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स आज टर्मिनेट कर दें, अगर आप उनको जितना बनता है वो दे दें। लेकिन आपके पैसे नहीं है, मसला तो सबसे बड़ा ये है। बात फिर वही आ जाती है थ्योरी की और प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकली आप यू नॉट कैश रिच कि आप कहोगे कि यार कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने एक एफर्ट की थी जिसमें अभी पिछले जो इंटरिम गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे पावर के, मोहम्मद अली साहब, वो भी इसमें शामिल थे, वो लीड कर रहे थे। उन्होंने एक रिपोर्ट भी लिखी थी। बाद में हमने रीनेगोशिएशन किया था आईपीपी से, तो हमने 840 बिलियन का डिस्काउंट लिया था सारे आईपीपी से, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। लेकिन दैट इज़ फॉर 20 ईयर्स। अगर उसको आप पर यूनिट पे ट्रांसलेट करते हो तो वो पर मंथ बिल पे तो तकरीबन 40 पैसे बनता है, विच इज़ नेग्लिजिबल। लेकिन अगर आप वैसे देखो तो 840 बिलियन इज़ अ ह्यूज नंबर एक्चुअली। तो मसला ये है कि ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। देखिए मैं आईपीपीस को मुर्दे इल्ज़ाम इसलिए नहीं ठहराता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती तो आपको नहीं बेचा हुआ, आपने बुलाया ना, आपने उनको बुलाया। देखिए ना, ये जो बिजनेस है ये समझने की ज़रूरत है। इट्स मोर लाइक, अगर क्लोजेस्ट इसके कोई बिजनेस है वो रेंट अ कार बिजनेस है। आप फर्ज करें मैं और आप कहते हैं कि हम रेंट अ कार लेते हैं और घूमने फिरने चलते हैं पहाड़ों पे 5 दिन के लिए, ठीक है, और हम एक गाड़ी रेंट अ कार वाले से ले लेते हैं। आप और मैं जब घर आते हैं, मुझे कोई इमरजेंसी हो जाती है, मैं नहीं जा पाता, वो गाड़ी मैं 5 दिन अपने घर के बाहर पार्क करता हूँ, और आप जो है वो चले जाते हो फैमिली के साथ और जाके खूब घूम फिर के आते हो। अब आपके और मेरे रेट में क्या फ़र्क होगा? आपने वो जो पेट्रोल उसमें एक्स्ट्रा डाला है, जितनी गाड़ी चलाई है, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, एनर्जी कॉस्ट हो गई, और कैपेसिटी पेमेंट जो है वो फिक्स कॉस्ट जो फर्स्ट करें 10,000 रुपये पर डे है। तो जब अगर 5 दिन के बाद आप गाड़ी उसको वापस करने जाते हो तो आपने भी 50,000 देने, मैंने भी 50,000 देने। अगर मैं जाके उसको कहूँ कि भाई फॉर वट एवर रीज़न मेरी फैमिली में इमरजेंसी हो गई, मैं आपकी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सका, तो मैं आपको पेमेंट नहीं कर रहा, तो क्या कहेगा आपको? कहेगा भाई गाड़ी तो आपके पास थी, अगर आपको यूज़ नहीं करनी थी तो मुझे कम से कम दे जाते, तो मैं इसको किसी और को दे देता। जब गाड़ी भी मेरे पास नहीं है, आपने यूज़ की या नहीं की, दिस इज आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यही एग्जैक्टली इस केस में है कि आईपीपीज को जब आप एंगेज करते हो तो आप उनको पीपीए के अंदर लेके आते हो, तो पीपीए में वो एक अपना यूनिट किसी और को नहीं बेच सकते। दे आर बाउंड टू गिव 100% ऑफ जो उनकी प्रोड्यूस है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर वो प्लांट बंद करके रखती है, उसकी क्या वजह है? किस चीज़ ने ये फिनोमेना क्रिएट किया? हमारी रॉन्ग अजम्पशंस, हमारी रॉन्ग प्रोजेक्शंस। हमने एज्यूम किया था कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी 7% पे, उस हिसाब से हमने धड़ाधड़ प्लांट्स लगाए। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने इंपोर्टेड फ्यूल बेस्ड प्लांट्स लगाए। अब उसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि क्विकेस्ट वे ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी उस ज़माने में यही था कि आप ये थर्मल प्लांट्स लगाएं। हाइड्रो का गेस्टेशन पीरियड 7 साल 10 साल, और उसमें कैपिटल कॉस्ट भी उसकी 2-2.5 गुना से ज़्यादा होती है थर्मल से। तो उसमें उनको क्विकेस्ट वे ये नजर आया और बताया गया कि जी 7%, प्लानर्स ने बताया कि 7% पे ग्रो होगी, वो हमारी 0% पे आ गई या 1% में आ गई, नेगेटिव ग्रोथ पे आ गई। तो वो हमने अपनी जो जनरेशन थी वो 45,000 प्लस मेगावाट लगा दिया। अभी इस लेटेस्ट जो आपकी सर्दियों की कंजम्पशन है वो 45,000 के अगेंस्ट 8,000 है, सिर्फ 8,000। अब बाकी जो एक्स्ट्रा जनरेशन है वो किधर जाएगी, और उसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? ऑफ कोर्स कंज्यूमर करेगा। आपकी पीक डिमांड जो है, पीक डिमांड्स गर्मियों में, समर में वो भी आपकी 26,000 से ज़्यादा नहीं है इस वक्त, और जो उसकी भी एक्स्ट्रा बचती है वो भी कंज्यूमर पे करेगा, क्योंकि आपकी गलत प्लानिंग थी। और फिर मसला ये है कि आपने ना सिर्फ कैपेसिटी वो देगा, बल्कि आपके जो प्लांट्स लगे वो सारे इंपोर्टेड फ्यूल पे लगे, इंपोर्टेड कोल हो, फर्नेस ऑयल हो या आपका RLNG हो, वो एक्सपेंसिव, वो जब चलाते हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि हमारे पास अभी पिछले साल हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम इतने चला सकते हैं।
तो आपको लोड शेडिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि आपके पास फ्यूल के पैसे नहीं थे, आपके प्लांट खड़े हुए। देखिए एक चंद साल पहले वी वर 8,000 मेगावाट शॉर्ट, तो आप जो मर्जी कर ले, आप चला नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं। आज आपके पास कैपेसिटी भी मौजूद है, कैपेसिटी पेमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं चला सकते अगर फ्यूल के पैसे नहीं। फ्यूल सारा अपने डॉलर में खरीदना है, डॉलर आपके पास है ही नहीं। तो ये एक अलग बहुत बड़ा, इसलिए हमने पूरी दुनिया से अलाउ कर दिया जो है ना वो कोल की इंपोर्ट, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, कि जहाँ से भी आपको सस्ता मिल जाए। पहले जो मेरे आने से पहले हम लोग साउथ अफ्रीका से ले रहे थे। जब मैं आया तो $50 पर टन था इंपोर्टेड कोल। एक ज़माने में वो $586 पर टन पे चला गया लैंडेड कॉस्ट इन पाकिस्तान। $586, तो 11 गुना बढ़ गया, और डॉलर आपका जो है वो डबल हो गया, रुपया आधा रह गया। तो इसका मतलब है कि आपकी इनपुट कॉस्ट ऑन कोल तकरीबन 20-22 गुना बढ़ गई। अच्छा, जब आपका हाँ बिल्कुल, इतनी प्राइस जो डिफरेंस आ गया, तो आप कैसे सस्टेन करोगे? तो अगर जो अफगानिस्तान से हमने मंगवाया, क्या वो हमें सस्ता कितना पड़ रहा है? कंपैरेटिवली सस्ता था, बहुत सस्ता था। जो ही उनको पता चला कि हम उनसे मंगा रहे हैं, उन्होंने जड़ा अपना वो टैक्स बढ़ा दिए। तो वो मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली साउथ अफ्रीका के मुकाबले में वो सस्ता था। और हमने अब यही रखा हुआ है कि कंपैरेटिव बिडिंग का प्रोसेस वहाँ पे शुरू करा दिया था प्लांट्स पे, कि वो एक कंपैरेटिव बिडिंग कराएंगे, उसकी बेस पे वो लोएस्ट प्राइस पे खरीदेंगे। और लोएस्ट कहीं से भी हो, चाहे वो वहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, क्योंकि अगर फर्ज करें कोई आपका प्राइस ही बढ़ा दे तो फिर आपको वॉच आउट करना पड़ता है, क्योंकि कोई देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट, आपकी एवरी डैम थिंग इज रिलेटिव। तो रिलेटिव को जज करने का एक ही तरीका कंपैरेटिव बिडिंग। जो सर हमारा अपना कोल है थर्ड में, और उसके, लेकिन मैंने जो सुना उसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा हैं, उसके भी प्रॉब्लम्स हैं जी। और तो उसका बताएं कि वो कितना हम उसको यूज कर सकते हैं। जी, हमने कोई मेरा 2,500-3,000 मेगावाट के करीब जो है ना वो उसके माउथ पे माइन जहाँ वो माइनिंग हो रही है वहाँ लगाए हैं। तो वो प्लांट्स तो उस पर चल रहे हैं, लेकिन जो प्लांट्स हमने सी पैक में और जगहों पे लगाए हैं वो हमने इम्पोर्टेड कोल पे लगाए हुए हैं। तो उसका जो बॉयलर है इस वक्त एज इट स्टैंड्स नाउ वो कोप नहीं कर सकता उसके साथ। हमने कोशिश की ब्लेंडिंग की, तो ब्लेंडिंग में मैक्सिमम 10-15% नहीं हो सकती। तो अगर आपने उसको लोकल कोल पे कन्वर्ट करना है तो उसमें दो चैलेंजेस हैं। एक तो लोकल कोल की माइनिंग इतनी होनी चाहिए कि वो अवेलेबल हो। जब हमने उसको चेक किया तो लोकल कोल की माइनिंग भी इतनी नहीं हो रही थी। क्यों, माइनिंग के क्या इश्यूज हैं? माइनिंग के लिए भी पैसे चाहिए आपको, और उसके लिए भी मतलब ये इट्स अ प्रोसेस। और दूसरा ये कि आपको अगर कुछ जगहों पे, जैसे थर में 300 मेगावाट का प्लांट आ रहा था, अगर आप वहाँ लगाना चाहते हैं लोकल कोल पे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लेके जानी पड़ेगी। वो अलग चैलेंजेस हैं हमारे पास। रेल रोड्स नहीं है हमारे पास कि हम मैसिव फर्स्ट क्लास साहिवाल में एक कोल प्लांट लगा हुआ है, अगर उसको कन्वर्ट भी करते हैं तो क्या हम वहाँ पे थर्ड से कोल लेके आ सकते हैं? तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमें देखने हैं। माइनिंग एक चैलेंज है, फिर उसकी जो है ना इस वक्त अगर वो 4 बड़े प्लांट जो हैं उनको आप कन्वर्ट करते हो तो उसकी कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है डॉलर्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी वाला। अभी मैंने सुना है गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन मसला ये है कि कोल पे आपको फाइनेंसिंग नहीं मिलती। चाइना जो है वो इटसेल्फ चाइनीज़ प्रीमियर ने कहा है कि जी हम कोल पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो वो भी एक चैलेंज है। और यूरोप और वैसे ही एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो फाइनेंसिंग अरेंज करना इवन फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम इम्पोर्टेड कोल टू लोकल कोल वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सर एक और चीज, लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज रिन्यूएबल। और मैं आपकी एक प्रीवियस डिस्कशन सुन रहा था आपने, और मेरे लिए बड़ी हैरान कुन चीज़ थी कि आपने कहा कि हमने हाइड्रो को अपना अभी तक रिन्यूएबल्स में नहीं डिक्लेयर किया हुआ था, जो कि हमारी एक सबसे बड़ी अहमकाना हरकत है कि आपने अगर फाइनेंसिंग जो है वो अट्रैक्ट करनी है, ग्रीन फाइनेंसिंग, तो आप दिखाओगे ना कि मेरे पास, मैंने पहले से इतना काम किया हुआ। सो ये क्या हमने जब इतनी बड़ी अहमकाना हरकत की हुई थी? मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट लकी कंट्रीज जहाँ पे हाइड्रो का इतना बड़ा पोटेंशियल है। और मुख्तलिफ स्टडीज़ मुख्तलिफ नंबर बताती हैं, लेकिन 60,000 से लेके, और मैंने जो पढ़ी हैं वो 1 लाख मेगावाट तक कोई इशू नहीं है इंडस पे से हमें निकालना। और रन ऑफ द रिवर पे हमारे पास बेताशा पोटेंशियल है। और
थोड़ा सा ये इंटरनेशनल उस पर एक चैलेंज है कि क्या ये प्योर ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन नहीं है तो कम से कम क्लीन एनर्जी तो ज़रूर है। इसमें जो थोड़ा सा एनवायरमेंटल का इशू आ जाता है ना, वो आता है जो डिस्प्लेसमेंट होती है लोगों की, उसको थोड़ा सा ज़रा वो एनवायरमेंटल वाले जो है वो क्लाइमेट चेंज वाले उसको ज़रा देख रहे हैं कि वो एक इशू है। लेकिन मेरी नज़र में जो इतनी नॉलेज मेरी है कि इसको उन्होंने शामिल किया हुआ था, और अगर ये किया हुआ था तो पाकिस्तान को इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, और मेरी जो थोड़ी सी एक एफर्ट थी कि हम इसको करें। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जनरली दुनिया में जो नीटेस्ट, क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट चीज़ें होती हैं ना, वो एक्सपेंसिव होती हैं। ये दुनिया की वही टेक्नोलॉजी है जो कि नीटेस्ट है, क्लीनेस्ट है, ग्रीनेस्ट है और चीपेस्ट भी है। फॉर एग्जांपल सोलर, फॉर एग्जांपल आपका विंड। आजकल एक ज़माने में तो हमने पाकिस्तान में 17 और 14 सेंट के भी लगाए हुए हैं। अब मैंने जो नेपरा में दिया टैरिफ, वो लोएस्ट टैरिफ पाकिस्तान की हिस्ट्री का दिया, 3.2 या 3.3 सेंट्स के करीब। तो 12 प्रोजेक्ट उसके दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मिनिस्ट्री ने वो नोटिफाई नहीं किए। और उनका प्रेमिस ये था कि जी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो हम दे रहे हैं और हमारे पास एक्सेसिव है, लेकिन नॉट रियलाइजिंग कि आप महंगे फ्यूल पे जो प्रोजेक्ट यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आप उसको रिप्लेस करोगे सस्ते तरीन यूनिट से। तो लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये रियलाइजेशन आ गई है कि जी आपको इस पे रिन्यूएबल पे जाना चाहिए, और मेरा कहना है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव कि हम अपने जो महंगे तरीन यूनिट्स हैं उनको शेव ऑफ करें और इसको हम सस्ते तरीन यूनिट जो है वो ग्रीन एनर्जी से। सर माइक्रो जो ग्रिड्स होते हैं, अगर देखें किसी कम्युनिटी है वहां पे अगर इसी तरह से रिन्यूएबल्स का माइक्रो ग्रिड, तो ये कितना ज्यादा पाकिस्तान में इस पे काम हुआ है? इस पे मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में आई वुड टेक दिस एप्रिसिएशन, आई वुड से कि मेरी टीम ने ये माइक्रो ग्रिड्स का जो इनिशिएटिव लॉन्च किया, और हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इसके रेगुलेशंस लेके आए। और इसके जनरली आपको पता है नेपरा 3 अलग अलग लाइसेंस देता है, ट्रांसमिशन का, जनरेशन का अलग देता है, ट्रांसमिशन का अलग देता है, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग देता है। इन तीनों लाइसेंसेस को कंबाइन किया मैंने, एक लाइसेंस मिलेगा जो भी पाकिस्तान के अंदर माइक्रो ग्रिड लगाना चाहता है। और उससे फीस कितनी ली? जनरली हम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी हेफ्टी फीस लेते हैं, और मैंने कितनी चार्ज की? 0। टीम ने बहुत कहा जी कि फीस लगाए। मैंने कहा यार देखो 75 ईयर्स गुजरने के बाद हम पाकिस्तान में तकरीबन मुख्तलिफ नंबर हैं, अगेन कोई नंबर बोलता है, कोई नंबर बोलता है, तो अगर फर्स्ट करें 25% हम लेते हैं तो 5 करोड़ के करीब आपके 4 से 5 करोड़ रुपए लोग जो हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, मे बी दिस नंबर इज बिग, मे बी थोड़ा नंबर कम हो, लेकिन करोड़ों में तो हैं। उनको आज तक हम बिजली नहीं दे सके, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनको नहीं दे सकी क्योंकि वो आपके कंपैरेटिव नहीं है, या वो आपके कमर्शियली वायबल नहीं है, वहाँ तक तारें खींचना, वहाँ तक लेके जाना। तो अगर ये कोई प्राइवेट सेक्टर आके और इनिशिएटिव लेके और ये काम करता है, तो हमें बजाय इसके कि उससे फीस चार्ज करें, हमें तो उसको एक्चुअली कुछ ना कुछ देना चाहिए। लेकिन एट बेस्ट हम ये कर सकते हैं कि उसे कुछ ना चार्ज करें। तो आपको सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तान में पहला हमारा जो ये रेगुलेशन, उसके अंडर एक कंपनी ने हमसे 11 पाकिस्तान के विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई करने का लाइसेंस लिया, इसका माइक्रो ग्रिड्स का, और जिससे कि 5,500 लोगों को यकमुश्त जो है वो बिजली मिलेगी। तो ये काम ऑलरेडी शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंसेस की रेगुलेशन सारी तैयार है और बिल्कुल ये काम अब तैयार है, कोई भी प्राइवेट। लेकिन मसला है चूँकि इकोनॉमिक कंडीशन ओवरऑल इतनी है, तो इसलिए इन्वेस्टर जो है वो भी उस तरह से उसमें नहीं आया जैसे आना चाहिए। तो ये आप देखेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग इस साइड पे भी आएंगे। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बना था उस पर किया जाता है कि आपने जब उसको बनाया डेजर्ट में, तो उसकी वजह से उस जो विंड स्टॉर्म्स हैं उसकी वजह से उस पर जो है उसकी जनरेशन जो है वो कम हो जाती है, लेस देन 20% मैंने सुना है। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जनरली आपका जो सोलर होता है उसकी जो आप समझें कि डिपेंडेबल कैपेसिटी होती है वो 19-20% ही होती है कंपेयर टू आपके लेट्स से थर्मल और जो आपके डिपेंडेबल सोर्सेज होते हैं उनके मुकाबले में। हमारा फार्मूला यही है कि हम उसको 20% कंसिडर करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे जैसा। लेकिन ये जो उसकी सफाई के लिए वगैरह जो वाटर की कंजम्पशन है वो डेजर्ट के एरिया में वो प्रोवाइड करना, तो ये वो मुश्किल नहीं है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पे कंपनीज हैं, वो उनका पूरा सेटअप है, उनका पूरा O&M स्टाफ है। अभी मैं ये आपका
घारो अभी मैं विजिट करके आया था अबाउट 2 months बैक, तो वहाँ पे बिल्कुल देखिए आपके कोई इस्लामाबाद के सेंटोरस के पास तो नहीं लगेगा ना कोई अपना, अगर आपने 100 मेगावाट का या 500 मेगावाट का या 1000 मेगावाट का प्लांट लगाना है तो वो डेफिनेटली रिमोट एरिया में लगेगा जहाँ खुली स्पेस अवेलेबल है, ज़मीन सस्ती है। अगर आपकी कमर्शियल प्लॉट पे तो वो नहीं लगेगा, तो वहाँ पे ये कोई ऐसी बड़ा चैलेंज नहीं है, मतलब सफाई का कोई ऐसा इशू नहीं है। ये आपकी अब तो रोबोट्स आ गए हैं क्लीनिंग के लिए, आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। अच्छा सर, मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कब पाकिस्तानी एक्सपेक्ट करें कि जो बिजली है उसकी प्राइसेस इन पे कम पड़ेंगी? देखें नेत्रा में एज चेयरमैन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो हमारे पावर सेक्टर के हैं, एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कोई मिरेकल हो जाएगा और प्राइसेस कम हो जाएंगी, इट इज़ लाइक एक्सपेक्टिंग एन एलिफेंट टू क्लाइंब अ ट्री। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये जो इनिशिएटिव्स दिए, CTBCM का दिया, IG साहब का आपने मुझसे नहीं पूछा, इंडिकेटेड जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, और TSAP ट्रांसमिशन सिस्टम एक्सपेंशन प्लानिंग, ये भी 2 इनिशिएटिव्स मैंने दिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने साइंटिफिक बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड प्रोजेक्शंस के बेस पे हमने सप्लाई और डिमांड का एक मैच करवाया, और हर साल अब हम पाकिस्तान में अगर 10 साल की फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं। और मैं जब आया तो उससे पहले एब्सोल्यूट ज़ीरो प्लानिंग पाकिस्तान में पावर, ये जो आज हमारे सारे प्रॉब्लम्स हैं वो हैं ही इसीलिए कि हमने कभी आगे प्रोजेक्ट नहीं किया कि हमारी डिमांड कितनी होनी है प्रॉपरली, उसके कोई साइंटिफिक तरीके हों, और सप्लाईज जो है वो किस टेक्नोलॉजीज़ के बेस पे आएंगी। वहाँ ट्रांसमिशन सिस्टम की कोई प्लानिंग नहीं की, वहाँ पर के प्लांट अगर है तो क्या वहाँ वो उसकी एसोसिएटेड आपकी जो है वो ऑफ टेकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि, तो ये सारा काम यहाँ पे एक आपने शायद क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा कि एक कंट्रीब्यूशन मेरा जो बहुत है वो है कि मैंने पूरी इंडस्ट्री की कोहेजन करने की कोशिश की। अच्छा। क्योंकि मैं एक दफ़ा शुरू में NTDC विजिट पे गया तो आई वाज शॉक्ड टू सी सो मेनी पीपल कमिंग एंड वेलकमिंग मी एट द गेट, वापडा हाउस में होते हैं 4th फ्लोर पे वो। तो मैंने कहा जी आप जनरली सबको ऐसे इस्तकबाल देते हैं या मुझे कोई स्पेशल? तो मैंने कहा जी आप नेपरा की हिस्ट्री के पहले चेयरमैन हैं जो कि NTDC का विजिट कर रहा है। तो आई वाज शॉक्ड टू सी दैट, क्योंकि अगर फर्स्ट करें इस इंडस्ट्री में नेपरा का किरदार बाप की जगह पे है तो NTDC इज़ लाइक द एल्डेस्ट सन, और अगर आप अपने बड़े बेटे से बात नहीं कर रहे तो हाउ ऑन अर्थ यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो इसी तरह मैंने बहुत ओपननेस, एक इंक्लूसिविटी लेके आया, सारे जितने पब्लिक ये ऑफिसेस थे इनको सबको मिलाया। तो इसीलिए मैंने CTBCM दिया कि प्राइवेट सेक्टर मेजर प्लेयर उसमें खुद बने, पावर सेक्टर, और इसीलिए मैंने नेट मीटरिंग पे बहुत जोर दिया कि आज आप अगर सस्ती बिजली अपने तौर पे खुद जनरेट कर सकते हैं तो वाई नॉट। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अपने पाकिस्तानी भाइयों से बहनों से कि वो इसको कैपिटलाइज करें, इसको ज़रूर यूज़ करें। लेकिन सर जब आप कह रहे हैं कि नेट मीटरिंग आपने उसको की, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो नेट मीटरिंग वाले हैं उनको ये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, जो कि एक तो कैपेसिटी पेमेंट है, टैरिफ्स जो हैं उसकी मद में आप फिर तो ज़्यादा चार्ज कर, अब क्योंकि वो प्राइसिंग भी कम कर दी है। देखिए मैं आपको नेट मीटरिंग, पहली बात तो लोगों को ये समझना चाहिए कि नेट मीटरिंग का जो मेन मकसद था वो ये कि आप अपनी सस्ती जनरेशन कर सकें। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप उससे फोकस हटा के और बिजली बेचने पे महंगी फोकस करेंगे तो आप ये छोटे से IPP बन गए। देखिए आज नेपरा अगर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको किसी भी सोलर प्लांट से मेगा स्केल पे तकरीबन 10 रुपए की बिजली मिल सकती है। ठीक है, आपकी जो 3 सेंट, 3.2 सेंट, 4 सेंट भी हो तो 12 रुपए लगा दें आप फर्स्ट मैक्सिमम। तो अगर आप 23 रुपए आप घरेलू सार्फिन को दे रहे हैं जो कि अपनी एक्सेस बिजली, एक दो नुकसान, पहले तो गवर्नमेंट ने उनके लिए बिजली लगाई हुई है, कैपेसिटी प्लांट्स ये सारी जो दे रहे प्लांट्स लगाए हुए हैं, एक तो उनको हमें देना पड़ रहा है, अब वो आप उनसे नहीं ले रहे, आप अपनी बिजली बना रहे, एक तो वो जेपर्डी गवर्नमेंट पे हुई, तो दूसरा ये कि आप एक्सेस यूनिट बना के बड़े बड़े प्लांट लगा के घरों के अंदर और आप एक छोटे से IPP बन गए, आप गवर्नमेंट को बेच रहे हैं और वो भी 23 रुपए पे, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल द रेट जिस पे गवर्नमेंट इस वक्त सस्ती बिजली खरीद सकती है। मुझे पता है जो पुराने हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए 17 और 14 सेंट पे लोग उससे कंपेयर करते हैं, उससे क्यों कंपेयर करें? आप आज प्लांट लगा रहे हैं ना अपने घर के ऊपर, तो आज अगर मैं कमर्शियल स्केल पे लेता हूँ सोलर
बिजली, तो मुझे बड़े आराम से 10 रुपये में मिल जाती है, 11 रुपये में मिल जाती है, 12 रुपये में मिल जाती है, तो वाई शुड आई पे यू 23 रुपीज़? ये लॉजिक है लोगों को। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर है तो हम सब हैं, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लोगों को देखना चाहिए। ये सब वो लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम आपको अपनी जनरेशन अलाउ ना करते, फर्ज करें, तब तो आपको गवर्नमेंट से ही नहीं पड़ती ना, और तो कोई सोर्स नहीं थी आपके पास। तो अगर आपको इतना महंगा यूनिट, लोग कहते हैं 50-50 60 रुपये का यूनिट पड़ रहा है टैक्सेस वगैरह मिला के, तो वो आप नहीं ले रहे और आप अपनी वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद अपनी बिजली बना रहे घर पे, विच इज़ लाइक फ्री। एक कैपिटल कॉस्ट का 2-2.5 साल 3 साल के बाद तो जब आपका पे बैक पीरियड कंप्लीट हो जाता है वो तो फ्री है आपके लिए। तो फिर आप ज़्यादा उस पर फोकस तो ना करें ना कि आप उससे पैसे भी कमाएं। तो मैं ये समझता हूँ, इट्स माई मोस्ट जेन्युइन फीलिंग एंड यू नो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आई हैव सीन कि लोगों को भी थोड़ा सा इस पर कोऑपरेट करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मोस्ट वेलकम। It was wonderful having you. Thank you.